हम लोगों ने सक्रियता के साथ में अपनी भूमिका वहाँ अदा की है और ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो निश्चित बंटवारा हो रहा है उसको रोका जाएगा। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के साथ में बहुत सारे राजनीतिक दल और पार्टियों का भी समर्थन है। तो हम लोगों का ज़्यादा बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, खेत खलिहानों पर चर्चा होनी चाहिए। मूलभूत सुविधा जो है बिजली, पानी, चिकित्सा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और टीवी डिबेटों का आज देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के अलावा देश की जो कंडीशन है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और इससे आने वाले समय में जो संकेत मिल रहे हैं श्रीलंका वाले, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस स्थिति में हम लोग दोबारा इस देश में फिर आ जाए। तो इन चीज़ों के लिए निश्चित तौर से देश में जब जब जुल्म हुआ है तो उसके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। और भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन देश का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष गठित है और ये कागजी या हवाई वो मामला नहीं है। मैं पहले भी पिछली किसी में कहा था कि हम लोग मिलकर काम करने वाले हैं। चुनाव खत्म हो गए, लड़ाई ईमानदारी की लोगों से लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से थोक में लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं। तो आंदोलन यहीं खत्म नहीं हो जाता, आंदोलन तो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन ये पहला हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, इस शुरुआत को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक का जो पदयात्रा का हम लोगों के भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के एजेंडे में कार्यक्रम है, उससे हम और बड़ा मैसेज देने का हम प्रयास करेंगे। ऐड ये करना, ये जो चल रहा है ड्रामा ज्ञान व्यापी का, ये मथुरा का जो चल रहा है, आखिर इस देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? धर्मवाद जो घर के अंदर ही सीमित रहे तो ज़्यादा बेहतर है। राष्ट्रीय संविधान से देश चलेगा, ना कि धर्मवाद से देश चलेगा। धर्मवाद की जो ये बात कर रहे हैं, धर्मवाद के बाद में नौटंकी जो कर रहे हैं, राम भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। राम भक्त तो आप और मैं भी हूँ। तो राम भक्त का मतलब ये होगा कि मुसलमानों से हिंसाग्रस्त रहिए, मुसलमानों से लड़ाई लड़िए, मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सुल्टा बोलिए और आप जब राम भक्त कहलाए जाओगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, आज 2024 में ये लोग 100 वर्ष RSS के पूरे होने जा रहे हैं 25 में। तो ये देश में उल्टी सूटी जो हरकतें हो रही हैं, इन पर आप जैसे जो समाज के बुद्धिजीवी तबका उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। जो निरपक्षता की विचारधारा की बात है उसको प्रमुखता से छापना चाहिए। तो जो इतिहास दबा हुआ है उसको दबा रहने दिया जाए, उसके सच कुछ नहीं किया जाए, नहीं 73 सालों में इतिहास आज भी उठाया जा रहा है। 73 साल पहले उस इतिहास को आप जान लेते। दूसरे नंबर पर मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं पढ़े हुए, मैं भी राजनीतिक अध्ययन करता हूँ, ऐसी खाली भेजा मैं लेकर नहीं बैठा। अंग्रेज और जो मुगल यहाँ आए तो वो यहाँ विदेशी जितने भी आक्रांत आए वो लोग यहाँ धर्म का प्रचार करने नहीं आए थे। वो लोग भारत का है हुकूमत करने के लिए आए थे। संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने देश को जीता था, किसी युद्ध के द्वारा देश को अंग्रेजों ने नहीं जीता था। अगर धर्म का प्रचार होता, शिवाजी महाराज की अगर आप बात करें तो शिवाजी महाराज जी के जो खास सिपा सलार थे 12 मुस्लिम समाज के थे। सिपा सलार जब वो मिलने जा रहे थे उनसे, तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने उन्हें रोका था, ये कहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में 25 क्रांतिकारी, आप नाम बता दीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए आपके सामने। उत्तर प्रदेश में 25 क्रांतिकारी बड़े मुस्लिम समाज से हुए हैं। तो बाप को बाप कहने में यार बुराई क्या है? जब वो 25 क्रांतिकारी हुए हैं, उन 25 क्रांतिकारियों का आप नाम लाइए ना पटल पे। मंगल पांडे जी क्रांति करने आ गए मेरठ। बहुत सारे लोगों को हो सकता है मेरी ये भाषा बुरी लगे, लेकिन मंगल पांडे जी मेरठ क्रांति करने आ गए। और मंगल पांडे जी का जो इतिहास है उसको देख लीजिए। सेक्युलर तो सब जगह है। और रहा सवाल, ये आपको पता नहीं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है? किसने की? मुगलों किसने की? कुकी ने न, जो सत्ता पर आई आजादी भारत के बाद वो कौन लोग थे? शिक्षा मंत्रियों के द्वारा जो भी इतिहास को सही आने नहीं दिया जनता के। नहीं, आज इतिहास भारतीय जनता पार्टी सावरकर के अनुयायी जो 17 बार माफी मांग चुके थे, उस देश में राष्ट्रीयवाद का साफी टिकट बांटेंगे क्या? माफीनामा लिए जो 1857 के क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों क्रांति नहीं कर रहा हूँ, आजाद भारत के बाद से इतिहास के छेड़छाड़ क्यों होगी और किसने किया है? किसने किया? आजाद भारत के बाद इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ, किसने कर दिया है छेड़छाड़? नहीं, किसने किया है? तो बताओ, आप बताओ ना। अरे आप ऐतिहासिक आप कह रहे हो, उसके लिए दोनों के सामंजस्य बना रहे। बाद में छेड़छाड़ किया तो किसने? आजादी के बाद छेड़छाड़ी किसने किया है? सत्ता में जो आज भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व का साफी टिकट बांट रहे हैं, जो RSS के
उसमें अध्यक्ष उन्हीं लोगों ने किया, उन्हीं के समाजों ने किया, किसने किया? अच्छा। हाँ, मेरे समाज गुजर समाज से हूँ, वो मेरे समाज ने तो किया नहीं, मेरा तो इतिहास और मिटा दिया। मंगल पांडे भाजपा के कोई पहले नहीं, विडम्बना देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। मंगल पांडे 29 दिन पहले बैरकपुर छावनी में मारे गए गोली से, एक अंग्रेज अफसर ने मार दिया। 1857 छेड़छाड़। अगर छेड़छाड़ इतिहास में जाती है तो मैं भी मानता हूँ हुई है, लेकिन जब हुई थी तो छेड़छाड़ के लिए जब भी हमें विकल्प तैयार करना था। और अगर आज हम इतिहास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद नहीं है कि वो इतिहास को सही कर सकती है दोबारा। दूसरा, बीच बीच में सरकार परिवर्तन भी हुई, मंडल कमीशन लागू हुआ। यहाँ तो पिछड़ा वर्ग के लोगों की ये कंडीशन है, वीपी सिंह आरक्षण दे देते बसों के शीशे। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि क्या आजाद भारत के बाद इतिहास से छेड़छाड़ हुई है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। आप स्वीकार कर रहे हो? हुई है। हाँ बिल्कुल, जो भी सरकार में तो अब ये सही किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? हाँ, तो अब सही हो रहा है, गलत हो रहा है? जो ये भाजपा अब तो बिल्कुल गलत हो रहा है। तो छेड़छाड़ फिर क्या हुई है? छेड़छाड़ क्या हुई आपके अनुसार? हमारे अनुसार ये गलत है, तो फिर छेड़छाड़ क्या हुई? हमारे अनुसार ये गलत है कि बैरकपुर एक छावनी होती थी उस समय पे बलिया में। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। अंग्रेज 8 अप्रैल 1857 को जो गोली मार दी गई, किसको? मंगल पांडे जी को। फेस कहाँ कर दिया? 29 दिन बाद में क्रांति करने आ गए वो मेरठ। ये छेड़छाड़ है। और बहुत सारी जो चीज़ें, सब चीज़ आपके सामने है। द्वेष भावनाओं के तहत या हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में आप करना क्या चाहते हो? इससे पहले आप जो देश की जनता है उसको धर्म पे, मंदिर और मस्जिद को जाकर रखोगे क्या? आपके नोएडा के एक भ्रष्ट अधिकारी का भी नाम सामने आया है, आप लोगों को पता है। ऐसे अभी एक और भी लेडीज IAS पकड़ी गई हैं, उनके पास में भी काफ़ी अथा संपत्ति मिली है। तो कुल मिला के बात यह है कि मुस्लिम समाज से GST नहीं लेते क्या आप? रोड टैक्स नहीं लेते आप? और बहुत सारी चीज़ें नहीं लेते, तो कभी इतनी हिंसा क्यों? तो इसलिए भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन हमारा सबसे बड़ा, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोई रोजा इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम हुआ तो उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए अपडेट। उत्तर प्रदेश में भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का हुआ, इससे बड़ा रोजा इफ्तार पार्टी का। उसका पीछे का मकसद हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, ताकि अंधा धर्मवाद के पीछे हम लोग भग लिए। रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था कि जो मुस्लिम समाज या किसी भी, एक बार ये भी पूछिए, नवरात्र का भी कार्यक्रम हुआ था? नवरात्र का कार्यक्रम। महात्मा जी से एक प्रश्न है। हाँ पूछिए। कि भारत तो सनातन राष्ट्र रहा, नहीं, वो तो सर्वे टीम ने किया है, रिपोर्ट पे सर्वे टीम ने किया है। उसमें केवल एक या हिंदू या मुस्लिम दोनों पक्ष ही थे उसमें। हाँ। एक आदमी नहीं। आप न्यूज देखे, जो न्यूज मैंने भी देखी है, उसमें क्या है कि एक पक्ष वहाँ पे उपस्थित था तो परमिशन दे दिया, अदरवाइज नहीं दिया। आप आज तक सुन लेना, मैं आज तक ही देखता हूँ, तो जो उसमें दिखाया गया है मैं वो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसीलिए हम आपका पक्ष सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो है आप इस्लाम की तरफ करते हैं। अभी जो बात महात्मा जी ने कहा था कि सभी धर्म की समानता है, क्या आपको लगता है कि सभी धर्म समान है? धर्म में कोई विभेद नहीं है, तो विभेद नहीं तो फिर ऐसे होता क्यों है? एक दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, एक दूसरे का वो सर, ये कैसे हो रहा है? ये मैं बता देता हूँ क्यों होता है। अगर एक ही धर्म को आप बढ़ावा देंगे तो वहाँ पे दंगे ही होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या वही चीज श्रीलंका वाली हालत चल रही है, वहाँ पे भी धर्म के लिए लड़ाई हुई थी। आज आप हालत देख लीजिएगा क्या है, और हमारे देश में भी यही चल रहा है कि धर्म के नाम पे हम सिर्फ भारत की बात करें, श्रीलंका की नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सीरिया की बात करें तो वहाँ तो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा वहाँ हूँ। तो एक ही मजहब है। अगर वैसे में सब श्रीलंका जाते तो सीरिया जाते। एक वजह नहीं है, हम सिर्फ बात करें प्रदेश की। 70% जो वहाँ बुद्धिस्ट है, 30% और भी लोग। ठीक है, तो हम बात सिर्फ प्रदेश की कर रहे हैं, तो ठीक है। संजय जी, आज किस सिलसिले में प्रेस वार्ता की गई है? हम लोगों की जो प्रेस वार्ता है वो 22 मई को जंतर मंतर दिल्ली में एक धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उसमें अभी जो देश में जाति धर्म के नाम पे एक दूसरे के बंटवारे का जो कार्य चल रहा है, तो उसके लिए मौलाना कलीम सिंह जी, आजम खां साहब और नाहिद हसन, IPS संजीव भट्ट के समर्थन में उनको रिहा किया जाए, इसके लिए जंतर मंतर पर हम लोग धरना कर रहे हैं। उसी को लेकर हम लोगों ने आज नोएडा सेक्टर 29 मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और आप सब लोगों को इसलिए बुलाया कि कम से कम हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो बात है, देश के सभी लोगों पर पहुँच जाए, ताकि वो हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा पैगाम दे सकें, और जो और लोग हैं उनको जोड़कर देश में जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से त्रस्त लोग हैं वो हमारे साथ में आ सकें। धरने की क्या रूपरेखा रहेगी? कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा? 11 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक चलेगा, और बहुत सारे आसपास के जिलों से बहुत सारे साथी आ रहे हैं, सभी को लेकर हम लोग ये कार्यक्रम कितने लोगों के आने की संभावना है?
लोग लगभग दरअसल दिल्ली में ज़्यादा लोगों की नहीं है, लेकिन 500-700 लोगों तो कम से कम वहाँ पहुँचने की संभावना है। सिर्फ वो लोग होंगे संगठन से जुड़े हुए, कुछ आम आदमी भी होंगे उसमें? आम आदमी नहीं है, संगठन से जुड़े ही लोग हैं। ऐसे 42-43 का टेम्परेचर चल रहा है, इसमें तो खास लोग ही आते हैं। रसगुल्ले खाने के लिए दावतों में लोग जाने को तैयार नहीं है, तो आंदोलन में कहाँ से चले? इसलिए वही लोग आएंगे जो खास लोग। अच्छा, क्या लगता है आपको इसका आंदोलन से फर्क पड़ेगा सरकार पे कुछ? आंदोलन से सरकार पे फर्क पड़ेगा, देश में एकता अखंडता की नींव डलेगी, और जो लोग हैं, जो सेकुलरवादी लोग हैं, वो आपस में लामबंद होंगे, और ये जो लड़ाई ऐतिहासिक होगी, सभी लोगों को एक दूसरे के लिए करना भी चाहिए। कोई अगर हिंदू बंद होता है, उसके लिए मुसलमान समाज के लोगों को भी लड़ाई लड़नी चाहिए।